देखो ये आईपीसी की क्लास है बेसिकली, है ना। और इसमें हम एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो इसमें हम मेरे को 2 घंटे है मेरे पास 20 को जोड़ के, तो हम लोग बहुत तेजी तेजी पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो आपके एग्जाम में आती हैं, जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, उनको हम लोग देखेंगे। केवल सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे साथ ही साथ, है ना। और अपना बेयर एक्ट अपने साथ रखेंगे, जो सेक्शन में कहूंगा उसको मार्क करते चलेंगे, पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है। तो देखो एक बात को समझो, ये जो आईपीसी है ये कब आई? 1860 में। कोई बात नहीं, हमेशा कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीसी से, यानी हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द आईपीसी है। वहां से देखो एपीओ के पेपर में प्री के एग्जाम में 35 मार्क्स की जो है आपकी आईपीसी आएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई एरिया नहीं बचेगा जहां से क्वेश्चन आपसे ना पूछे, यानी हर जगह से क्वेश्चन वो पूछेगा। यानी आपको क्वेश्चन गलत करने की मतलब कोई टॉपिक छोड़ना है ही नहीं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 35 मार्क्स की आईपीसी आएगी, तो इसमें भी मैं बता रहा हूं 2 मार्क्स का जो रहेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आएंगे आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द आईपीसी से, कि कैसे आईपीसी आई, वो कौन कौन से कारण थे, हु वाज द ड्राफ्टर, मेन ड्राफ्टर ऑफ द इंडियन पिनल कोड, है ना, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। तो ये पूरा जो है हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले जानो कि आईपीसी आई 1860 में, लेकिन इसके आने की जो भूमिका बननी शुरू हो गई थी बहुत पहले। मैंने आपको बताया कि हम लोग, न केवल हम बल्कि जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें आपका म्यांमार, जिसे उस समय वर्मा कहते थे, अब उस समय का सिलोन, जिसे अब श्रीलंका कहते हैं, सिंगापुर, अविभाजित इंडिया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इन सब एरियाज में ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे। और ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे, लेकिन दिक्कत एक बहुत भारी आ जाती थी। दिक्कत वो क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी कि कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं था। ये बात हो रही है 1860 के पहले की, है ना। कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं था। तो आपने किसी को मारा, मैंने किसी को मारा, इन्होंने किसी को मारा, सबने किसी ने किसी को मारा, लेकिन होता क्या था उससे? होता यह था कि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी अलग अलग मामले में अलग अलग सजा थी। तो अब क्या हुआ? सबसे पहले ब्रिटिशर से एक चार्टर एक्ट लेकर आए। क्या लेकर आए? एक चार्टर एक्ट लेकर आए। और ये चार्टर एक्ट आया 1833 में। इस चार्टर एक्ट में क्या बताया गया? इस चार्टर एक्ट में प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की गई, यानी रिकमेंडेशन किया गया कि देखो ऐसा है, ब्रिटिशर्स कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते थे। पहले प्लानिंग करते थे, फिर प्लॉटिंग करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अब आईपीसी, उस समय आईपीसी नहीं आई है, उन्होंने कहा एक ऐसे कोड की जरूरत है जिससे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट गवर्न हो सके, ठीक है। एक ऐसे कोड की जरूरत है। तो इसके लिए उन्होंने कहा ये बनेगा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो केवल आईपीसी नहीं, बहुत सारी विधियों की जरूरत थी। अभी सीआरपीसी आई है क्या? एविडेंस आया है क्या? कुछ नहीं आया। तो सब कुछ बनाना है, तो उन्होंने कहा कि एक लॉ कमीशन बनाया जाए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? एक लॉ कमीशन बनाया जाए। तो पीटी का सबसे पहला क्वेश्चन कभी बनता है तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की गई? बाय विच चार्टर एक्ट फर्स्ट लॉ कमीशन वाज रिकमेंडेड? दैट वाज द चार्टर एक्ट 1833। याद रखना। अब मात्र 1 साल बाद अनुशंसा किया ना इसने, जैसे मैं बोलूं कि तुम एक लॉ कमीशन बनाओ, तुम 1 साल बाद बना के रेडी कर दोगे। तो मात्र 1 साल बाद, कब? 1834 में। कब? 1834 में आपका फर्स्ट लॉ कमीशन बनके तैयार। अगला क्वेश्चन आपका आता है फर्स्ट लॉ, प्रथम विधि आयोग कब बना? तो ये प्रथम विधि आयोग जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो बना आपका 1834 में, ठीक है। ये जो थी दैट वाज द 4 मेंबर बॉडी, ये 4 सदस्यीय आयोग था। कितने थे इसमें मेंबर? 4 मेंबर थे। कौन कौन से थे? वो थे आपके लॉर्ड मैकाले जो अध्यक्ष थे, ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो थे, लॉर्ड मैकाले वाज दी चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। इसके अलावा भी 3 मेंबर थे इसमें, जिसमें थे मैकलियोड, एंडरसन, मिलेट, ठीक है। मैकलियोड, एंडरसन और मिलेट। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कितने मेंबर हो गए? 4। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। कितने नंबर थे? 4। चारों के नाम याद करने। क्यों याद करने हैं? वो क्या करेगा? ये 3 नाम देगा, एक बदल देगा। ये 3 नाम देगा और पूछेगा इनमें से कौन प्रथम विधि आयोग का सदस्य नहीं था।
तीन तो रहेंगे, एक कोई नहीं रहेगा, तो मार्क कब कर पाओगे? क्या? लॉर्ड मैकाले, मैकलियोड, एंडरसन और मिलेट। हिंदी में बोलता हूं कि फारसी बोलता हूं मैं, है ना? तो ये इसके एंडरसन हो गए। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले वाज नोन एज द फादर ऑफ द आईपीसी। इन्हें हम आईपीसी का पिता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि आईपीसी को ड्राफ्ट करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लॉर्ड मैकाले ने। एक बात हो गई। अभी देखो, अब चले बात चलते गए, अब आ गया 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल केस में आपके इंडियन पिनल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है कमेटी के द्वारा, उसमें हस्ताक्षर हो गए। और 1 जनवरी 1862 को आईपीसी जो है वो प्रवर्तन में आ गई। ठीक है, 1 जनवरी 1862 को आईपीसी जो है प्रवर्तन में आ गई। उस समय जम्मू कश्मीर में ये रणवीर पेनल कोड जो था वो लागू था, यानी कि आईपीसी अब 1947 आ गया ना, आईपीसी नहीं थी, रणवीर पेनल कोड था। एक बात। दूसरी बात इसमें, अब देखो, अब आज के समय में क्या है, आज के समय में जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी आपकी लागू है। कैसे लागू है? आपका मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के आ जाने के बाद से, ठीक है, ना केवल आईपीसी बल्कि ढेर सारे एक्ट, वो सारे एक्ट जो जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं थे, वो सब के सब अब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आ जाने के बाद से आईपीसी जो है, लगभग इसके आ जाने के बाद से भारत की संसद ने इसको पास किया। इसको पास करने के बाद से वो सारे कानून जो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, वो इस एप्लीकेबल हो गए सिर्फ एक एक्ट के पास करने से। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि इस तिथि से जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू है, तो जो तिथि इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगी उसी तिथि से, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये इसकी डेट, प्रवर्तन की तिथि है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। तो जिस तिथि से लागू होगा ये एक्ट, उसी तिथि से जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के आ जाने के बाद से हमारी आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ जो है 31 अक्टूबर, ये इसकी डेट अगस्त में थी, कोई देख लेना, चेक कर लेना, हाँ उसको चेक कर लेना। वापस आओ, मैं क्या बता रहा हूं, देखो एकदम बिगड़, हाँ कहां था मैं, ये बता रहा था मैं। देखो, अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, एक आउट क्वेश्चन रहता है हमेशा, किसी भी ईयर का पेपर उठा लेना, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी अपराध की परिभाषा से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन एकदम पक्का आना ही आना है। ठीक है, तो अपराध की परिभाषा से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और कहीं आसमान से क्वेश्चन लेकर नहीं आते। मेरी बात को ध्यान से सुनो, या क्वेश्चन कहीं आसमान से लेकर नहीं आते। मात्र 5 से 6 ज्यूरिस्ट है जिनकी डेफिनेशन रिपीट कर करके बार बार जो है ये पूछा करते हैं, बार बार जो है उन्हीं की डेफिनेशन को रिपीट कर करके पूछा करते हैं। जैसे इसमें से पहला हो गया आपका बेंथम, ये होमवर्क है, ठीक है। स्टीफन, केनी, रसल, ब्लैक स्टोन और आपकी ऑस्टिन, आपके ऑस्टिन, आपकी नहीं, इतने जो है, इतने विधि शास्त्री हैं। बेंथम, स्टीफन, केनी, रसल, ब्लैक स्टोन और ऑस्टिन। ऑस्टिन नहीं जानते? जॉर्ज ऑस्टिन, ठीक है। ब्लैक स्टोन, रसल, केनी, स्टीफन एविडेंस लॉ के फादर माने जाते हैं, बड़ा ड्राफ्ट करने में रहा। अच्छा, हाँ, तो वही स्टीफन है ये, और ये बेंथम। तो मैंने क्या कहा? बेंथम, स्टीफन, केनी, रसल, ब्लैक स्टोन और आपके ऑस्टिन। ही इज द, मतलब ये सारे के सारे जो नाम है, इन्हीं में से मैं कह रहा हूं आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में, और आपका एक तरीके से इनकी डेफिनेशन आपको याद करके जानी है, 100% रट के जाना है। एक क्वेश्चन मिलेगा इनकी डेफिनेशंस में से,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं जो है इसको ये एज ए होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, आपको जो है इसको तैयार करना है। आगे आओ, इतनी बात समझ में आई? नोट करते जाओ, फटाफट सीखते जाओ, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है जो आईपीसी से उन मैक्सिम्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। अभी हम डायरेक्ट पे नहीं आए हैं, चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है जिनके बारे में आपको आईपीसी में पूछेगा। जैसे आपकी एक हो गई प्रो रियो, ये जो हो गई आपकी प्रो रियो। प्रो रियो का मतलब क्या हुआ? प्रो रियो का मैक्सिम का मतलब ये है कि जब भी क्रिमिनल लॉ को, जब भी हम जो है पेनल लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, भाई कोई दंडिक विधि हमने बनाई, अब उसके इंटरप्रिटेशन की प्रो रियो, PROREO, है ना। जब भी कोई पेनल लॉ हम बनाएंगे, तब मान लीजिए कोई पेनल लॉ बनाने की जरूरत पड़ी तो एक, और उसको फिर हम इंटरप्रेट करेंगे तो वहां पर दो इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, एक लीनियंट व्यू और एक थोड़ा सा टफ, हार्श, कठिन, मतलब एक तरीके जिसकी पनिशमेंट सीवियर होगी। तो हम किसको हमेशा अप्लाई करेंगे? लीनियंट व्यू को अप्लाई करेंगे इस मामले में, ठीक है? इसको सिर्फ इतना याद रखो कि व्हेनेवर एनी पेनल लॉ इज इंटरप्रेटेड, तो हमें जो इंटरप्रिटेशन निकल रहे होंगे उसकी जाहिर सी बात है एक हार सेगा, तो हमें लीनियंट निकल लेके चल रहा है, बस इतनी बात समझो। अगला जो है, अगली मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, वो है नल्लम क्राइमेन साइना लेगे। नल्लम क्राइमेन साइना लेगे, ठीक है, एक ही नल्लम क्राइमेन साइना लेगे, ये जो मैक्सिम है। और इसके बाद नल्ला पोइना साइना लेगे, इसी के साथ साथ लिखो नल्ला पोइना। ये सब लैटिन मैक्सिम अंग्रेजी थोड़ी, तो इसकी उसी तरीके से बातें आएंगी। ये दो बातें आपकी देखो, दो बातें ये कहती है कि नल्लम क्राइमेन साइना लेगे, नल्ला पोइना साइना लेगे। तो ये जो है दो बातें कहती है। एक बात इसको याद रखो आपकी कि नो लॉ नो पनिशमेंट। अगर लॉ नहीं है तो कोई पनिशमेंट नहीं होगा। इसको दोनों को जोड़ लो। इसमें चार बातें बेसिकली पूरा का, अगर इसकी पूरी थ्योरी है, नल्लम क्राइमेन साइना लेगे, नल्ला पोइना POENA पोइना साइना लेगे। ऐसा ही है नहीं, इसमें चार बातें बेसिकली हमें निकलकर अगर याद रखने के लिए बोली जाती हैं। पहला जो इसकी मेन बात है, नो लॉ नो पनिशमेंट, ठीक है। तो पहले पूरी इनकी चार, इनको अगर चारों को निकालेंगे, इन दोनों बातों को निकालेंगे, तो पहले लिखिएगा कि नो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ द लॉ, यानी पीछे से जाओ लाके पेनल लॉ जो है पीछे जाके आपका एक तरीके से नहीं लगेगा। दूसरा, पेनल लॉ मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, यानी जो दांडिक विधियां होंगी उनको स्ट्रिक्टली यानी स्ट्रिक्ट तरीके से जो है एक तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। और जो तीसरी बात है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लॉ, यानी कि जो लॉ होगा, विधि होगी, उसकी तक उस तक जो पहुंच होगी वो बड़ी आसान और इजी होगी। मतलब ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा है और लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा है। ये क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। मैक्सिम की तरह पूछ देता है, वन लाइन में जवाब देना होगा, अक्सर इस तरीके से वो है पूछ देता है। तो हम यहां ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिम है वो है आपकी एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। यही आपकी मेंस रिया की जो है मैक्सिम है, ठीक है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम REUM निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये जो है आपकी मेंस रिया की मैक्सिम है, जो ये कहती है एक तरीके से, आप इसको ऐसे याद रखें कि आप कोई भी अपराध करें वो तब तक अपराध नहीं है जब तक आपका मन अपराधी ना हो। ये मेंस रिया की प्रिंसिपल है। इस पे ढेर सारे केसेस हैं आपके, ठीक है। उन सारे केसेस को 1 बाय 1 मैक्सिम खत्म करके हम देखते चलेंगे, ठीक है। एक और इसी की तरह मैक्सिम है, उसको भी याद रखें, एक्टस। अब ये ज्यादा पूछी जा रही है, मी इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स
ये भी मेंस रिया की ही मैक्सिम है। कौन सी? एक्टस में इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स। एक बात और रखना, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 94 जो है वो इसी मैक्सिम पर बेस्ड है। उसको वहां लिख दो जाकर 94 में फटाक से। एक्टस में इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैक्सिम क्या कहती है? एक्टस में इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स आपको ये बताती है, क्या देखो मेरी तरफ, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। एक बात, मेरे द्वारा 94, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। जैसे आप मेरे पिस्टल लगाए और बोले साहब चोरी करो और मैं चोरी कर लूं, तो ये कार्य किसने किया? मैंने किया, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध किया। तो ये जो मैक्सिम है, दो प्रश्न अक्सर ये पूछी जा रही है कि ये किस सेक्शन से जुड़ी हुई है? सेक्शन 94 से। ठीक है, यानी अगर कोई थ्रेट करता है मुझे और फिर उसके अप्रभाव में आकर मैं कोई काम करता हूं तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो कार्य तो मेरा होगा लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा। तो मेंस रिया यहां पर भी नहीं है। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल से अप्लाई होते हैं, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस रिया, और दूसरी जो है आपकी ये। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये इतनी बात बिगाड़ दिया मैंने, हो गया ना? अच्छा, इतनी बात तो समझ लिया आपने। अच्छा, एक बात और है, एक मैक्सिम आपकी और है, वो है आपकी आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कन्विक्ट। ठीक है, आउटर फोर्स एक्विट, आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कॉन्विक्ट। देखो ये क्या, ये भी अक्सर इस समय पूछी जा रही है, आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कन्विक्ट। इस मैक्सिम का मतलब है, एक बार अगर किसी को कोई पनिशमेंट हो गई, आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कन्विक्ट, यानी एक बार अगर आउटर फोर्स AUTREFOIS आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कन्विक्ट, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस एक्विटल और प्रीवियस कन्विक्शन, चाहे भले एक बार मुझे सजा दे दी गई हो और या एक बार मैं बरी कर दिया गया हूं, तो सब्सिक्वेंट ट्रायल यानी इसके बाद में विचारण नहीं होगा। एक काम करो, देखो मेरी बात सुनो, कैसे तुम्हें सीखना है। एक कलम जो है वो बोर्ड पे रखो, दिमाग बोर्ड पे मत रखो, नहीं समझे? जो हाथ है वो कहां रखो? बोर्ड पे, और जो दिमाग है वो मेरे पास रखो, नहीं समझे? कहीं ऐसा तो नहीं पूरा फोकस बोर्ड पे चला जा रहा है, मेरे पे नहीं जा रहा, ये नहीं रखना है। ठीक है, तो एक जो आपको मैंने मैक्सिम बताई, आउटर फोर्स एक्विट और आउटर फोर्स कन्विक्ट, यानी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक बार प्रीवियस एक्विटल हो गया, यानी पहले आपको सजा दे दी गई, बरी कर दिए गए, या प्रीवियस कन्विक्ट कर दिए गए, पहले आप एक मामले में दोषी दे दिए गए, तो अब जो है सब्सिक्वेंट ट्रायल नहीं होगा, यानी बाद में विचारण अब बार बार नहीं होगा। नहीं समझाई बात? भरी होगा कि भरी होगा? अब क्या, केस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं होगा। हाँ, सिंपल सी बात आपकी ये है। ठीक है, और आपकी सीआरपीसी में की जो धारा, एक बात और समझो, वहां बताऊंगा, वो सेक्शन 300 इसी मैक्सिम पर बेस्ड। ठीक है, सेक्शन 300 की जो है इसी मैक्सिम पर बेस्ड है। आईपीसी नहीं, सीआरपीसी की है ये, उसमें इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं अपनी आईपीसी पे, हम लोग आते हैं। कुछ मैक्सिम तो ढेर सारी, अब सेक्शन के साथ साथ चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको मेंस रिया, पहले स्टार्टिंग यहीं से होगी, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। मेंस रिया की एक मैक्सिम बताई, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस रिया, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। दूसरी मैक्सिम क्या बताई? एक्टस में इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स। लेकिन ये क्या है? ये है अपराध के तत्व। क्या है? अपराध के तत्व। कितने तत्व हैं? 4। नंबर 1 मानव, नंबर 2 दुराशय, और नंबर 3 कार्य, और नंबर 4 क्षति। एक 4 बातें याद रखना। ठीक है, कितने तत्व हुए? 4 तत्व हुए। ये दुराशय जो है यही आपका मेंस रिया है, जो 2 मैक्सिम पर बेस्ड है। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? यहां से क्वेश्चन 100% पीटी में आता है। वो बोलेगा कौन कौन से अपराध का तत्व नहीं है।
यहां पर कोई एक हटाकर वो हेतुक डाल देता है। क्या डाल देता है? हेतुक। तो उसको आपको बिल्कुल याद रखना, यही कंफ्यूज करता है। उठा के लगाना प्रीवियस ईयर। तो ये चार तत्व याद रहेंगे तो क्या दिक्कत रहेगी? मानव, दुराशय, कार्य, क्षति, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी, ये चार तत्व रहेंगे। इसमें से एक हटा देगा और बोलेगा इनमें से कौन अपराध का तत्व नहीं है, और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी है ना? तो कौन सा इसमें जनरली इसके साथ कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लो, अच्छा, इसके बाद दूसरा कहां से कंफ्यूज होते हैं? आप कंफ्यूज होते हैं अपराध के चरण से। अपराध के चरण भी कितने हैं? 4। वो कौन कौन से हैं? आशय, तैयारी, प्रयत्न और कार्य का पूर्ण हो जाना, एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। ठीक है, यानी इंटेंशन, ठीक है, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही 4 चरण आपके एपीओ बनने के हैं। यही जो 4 चरण है, यही 4 चरण आपके एपीओ बनने के। कैसे? सुनो, सबसे पहले आपके मन में क्या आती है? इंटेंशन आई ना कि एपीओ बना जाए, तो यही बैठे हो, पढ़ रहे हो हर चीज से। जब इंटेंशन आ गई कि एपीओ बनना है, तब तुम मेरे पास आ गए। अभी क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तो फिर 10 तारीख को तुम क्या करोगे? अटेम्प्ट ले लोगे। और जब अटेम्प्ट ले लोगे फिर क्या हो जाएगा? आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जो मिशन है। तो जो अपराध के चरण है वही आपके जज बनने के या एपीओ के चरण है। बोलोगे? हालांकि जज बनना, एपीओ बनना अपराध नहीं है। इसको समझने के लिए बता रहा हूं, समझ रहे हो? पहले इंटेंशन, फिर प्रिपरेशन और फिर अटेम्प्ट और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। अब बोलोगे? ये बताओ, मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। इस दुराशय को हमने अभी क्या किया? एक्सप्लेन किया। इस दुराशय को हमने क्या किया? एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने ढेर सारे केसेस आपको बताने की कोशिश करी। जिसमें हमने क्या किए? ढेर सारे जो है कोर्स के क्या बोल रहे हैं, सॉरी, मैक्सिम बताने की हमने कोशिश करी। इसमें बहुत सारे जो लीडिंग केसेस है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक भी केसेस छूटने ना पावे, सब नोट करते जाना। ठीक है, ये चीजें हमने बताई। इंजरी की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 44 में। कितने तरह की इंजरी हो सकती है बताओ? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 4 तरीके से याद रखना, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। एक बात और समझो, ढेर सारे इस पे अभी को बिगाड़ दे। मेंस रिया के केसेस देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही है? अरे सेक्शन 44 खोल के देखो, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। देखो मेरी बात सुनो, एक्टस नॉन फैफिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये एक्टस मेंस रिया की मेन मैक्सिम है। लेकिन ये रूल है, इसका एक्सेप्शन क्या कहलाता है? कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत का मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको आपके मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है। आपका कार्य ही आपको केवल अपराधी बना देगा। उसे हम क्या कहते हैं? कठोर दायित्व का सिद्धांत। जैसे आपका किडनैपिंग, जैसे आपका रेप, जैसे आपका बाइगेमी, जैसे आपका वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए अपराध, है ना? यानी वो कार्य जिसमें आपका मन दोषी ना हो। मर्डर में मैं तुमको मार दूंगा अभी भोग के चाकू और कुल्हाड़ी फेंक के मार दूंगा और मैं कहूंगा मैं लकड़ी काट रहा था, मेरी इंटेंशन है तुम्हें मारने की, फिर मैं पनिश किया जाऊंगा? नहीं किया जाऊंगा। जब मेरी इंटेंशन तुम्हें मारने की होगी तब मैं तुम्हें मारूंगा, तब मैं दोषी हो जाऊंगा। और मैं रोड पे निकल जाऊं बिना डीएल के, पुलिस पकड़ लेगी, मेरा डीएल यहाँ रखा हुआ है, मेरी इंटेंशन थी डीएल भूलने की, मैं भूल गया, फिर भी मेरा दोस्त था, मन में दोस्त था, नहीं, पुलिस वाला मुझे छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि मेरे द्वारा कारित कृत्य कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंदर आ रहा है। कठोर दायित्व के सिद्धांत का मतलब आपका मन देखा ही नहीं जाएगा, तुमने कार्य किया बस पहले जाओगे, मारे जाओगे, है ना? मारो गिरा के इनको, कोई मतलब नहीं, कोई छूट नहीं।
कोई रियायत नहीं इनके साथ। जैसे कोई मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, न्यायालय की अवमानना करे और फिर बोले साहब गलती से गलती हो गई, तो कोर्ट मानेगा? कोर्ट कहेगा फिर गलती से नहीं, बिल्कुल त्वरित एक्शन होगा। जैसे आपका न्यूसेंस, आपका हिकलिन का नियम 292, एक इसमें केसेस भी बताए थे मैंने, रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये कठोर दायित्व का सिद्धांत हो गया, इसको लिखने समझाने का समय नहीं है। इस पे आपके ढेर सारे केसेस हैं, ठीक है। एक बात और समझो, ढेर सारे इसके केसेस हैं, उसमें से आपका जो सबसे पुराना केस है वो है आपका पूरा अगर शुरुआती स्टेज से देखें तो जो पहला केस था वो था आपका फाउलर वर्सेस पैजेट का केस, ठीक है। जो पहला केस था वो था आपका फाउलर वर्सेस पैजेट का केस, ठीक है। ये देखो, फाउलर वर्सेस पैजेट का केस, ये केस था सबसे पहला। इस केस में सबसे पहले जिक्र किया गया इस बात का कि अपराध के होने के लिए दोनों चीजें चाहिए। ये बहुत पुराना केस है, 1798 का, ठीक है। लॉर्ड केनियन थे इसमें। कौन थे? लॉर्ड केनियन। अच्छा, ये केस इसलिए भी पढ़ना क्योंकि 4 केस दे देगा और पूछेगा कौन इनमें से मेंस रिया का केस नहीं है। तो फाउलर वर्सेस पैजेट का केस जो था 1798 में आया, जज थे लॉर्ड केनियन। इसमें 2 बातें कही कि अपराध के लिए 2 चीजें चाहिए, मेंस रिया और प्लस एक्टस रियस। यानी सबसे पहले जो है इस केस में इसकी चर्चा कि ये इस केस में ये बात कही गई कि दोनों बातें जो है आपकी आवश्यक है, ठीक है। केसेस याद तुरंत तेज तेज चलते जाओ, लिखते जाओ, सीखते जाओ। इसके अलावा दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है आपका आर वर्सेस टॉल्सन। कौन सा केस? जिसमें इसकी बीवी दूसरे से शादी कर लेती है ना, आर वर्सेस टॉल्सन केस। जज कौन थे इसमें? जस्टिस विल्स। जज कौन थे? जस्टिस विल्स थे। जस्टिस विल्स थे और ये इसके 100 साल बाद लगभग केस आया 1889 में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेंस रिया का केस है, आर वर्सेस टॉल्सन, ठीक है। किसका केस है? मेंस रिया का केस है, आर वर्सेस टॉल्सन। वही जिसमें इसकी पत्नी चली जाती है, अब ये चला जाता है एक्चुअली, पत्नी इसको खोजती रहती, जब नहीं मिलता तो शादी कर लेती है वो, फिर वापस आप कहता है क्यों किया तुमने, क्यों किया ऐसा, है ना। तो ये केस, इस पे मूवी बहुत सारी है, कोई मेरे दिल से पूछे एक मूवी है? अरे यार, जिससे पढ़ता वो बता दिया करता था कभी किसी जमाने में। समझ रहे? तो मूवी तुम्हें देख लो। इसके बाद जो है अगला केस देखो, लिखते जाओ। इसमें क्या होता है, इसकी बीवी चली जाती है, शादी की, फैक्ट याद दिला रहा हूं, पढ़ाया है ना मैंने। गजब हो गया यार। अगला जो केस है वो है सेराज वर्सेस, इससे पेपर में इस समय यही उठा के पूछ देता है हर बार, जो है सेराज वर्सेस रुडजन से क्वेश्चन बना दे रहा है। वर्सेस डी रुडजन, सिराज वर्सेस डी रुडजन से ऐसे केस बता रहा है। ये दारू वाला केस, एक लड़की और ये पापा उसके लिकर बेचते हैं। हाँ, सिराज वर्सेस डी रुडजन, ठीक है। इसमें ये है 1895 का केस और जज थे इसमें जस्टिस राइट। इसमें क्या हुआ देखो, सिराज वर्सेस, एक लाइन है इस केस में, सिराज वर्सेस रुडजन के केस में एक बात कही गई। वॉइस बहुत स्लो आ रही मेरी। सिराज वर्सेस रुडजन, अब इसमें मेरी तरफ देखो, इस केस में क्या कहा गया? सिराज वर्सेस रुडजन के केस में हुआ ये कि एक लिकर शॉप थी, वहां पे एक पुलिस वाला डेली लिकर लेने आता है और जो कानून कहता है वो ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को शराब नहीं बेचनी होती है, लेकिन वो एक दिन आ जाता है ऑन ड्यूटी, ये लोग उसको शराब दे देते, तो इनके ऊपर मुकदमा चलता है। ये कहते हैं सर ना इसके बैजेस थे, मुझे लगा ये टाइम पे आया है, ना इसकी वर्दी थी, ऐसा लगा कि जो है ये ड्यूटी पूरी करके आया है, तो हमने कार्य तो किया लेकिन हमारे मन में दोष नहीं था। क्योंकि मेंस रिया का प्रिंसिपल क्या कहता है? मन, जब तक मन अपराधी नहीं तब तक तुम अपराधी नहीं, ठीक है। यही बात इस केस में कही गई। लेकिन इसके अलावा भी एक बात कही गई, वो बात हमेशा पूछी जा रही है, वो 2 बातों से पूछी जाती है। जज कौन बताया मैंने? जस्टिस राइट। वो कहती है, एक लाइन जो मैं बता रहा हूं, प्रत्येक, लिख लेना, प्रत्येक संविधि में, प्रत्येक संविधि में, संविधि माने स्टैट्यूट, कानून, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित है।
दुराशय अंतर्निहित है जब तक कि इसके अन्यथा ना प्रमाणित कर दिया जाए। जब तक कि इसके अन्यथा ना प्रमाणित कर दिया जाए। अब दो बातें पूछता है, यह स्टेटमेंट किसका है? किसका है? तो जस्टिस राइट का। यह किस केस में कहा गया? तो सिराज वर्सेस रुडजन के केस में। दो क्वेश्चन 100%, अब 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर साल जो है ये उठा के दे रहा है ना, हर साल उठा के दे रहा है। बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ो, मैं बता रहा हूं भैया, इतना आसान है चीजें, इसके बाहर पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा कि क्या पूछा और क्यों पूछा, और फिर उस समय कताब इतनी नीचे गिर जाएगी, तब भी तुम्हें लोग लीड करोगे। अगर ऐसी चीज कोई पूछ रहा है जो तुम्हें नहीं पता है, तो फिर किसी को नहीं पता होगी, मैंने बताया नहीं, तो होगा क्या, वो लोग कोई नहीं कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा तो कताब नीचे चली जाएगी, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। नहीं समझे? है? नहीं समझे? समझो। अच्छा, इसके अलावा कौन सा केस है? ब्रांड वर्सेस वुड। ब्रांड वर्सेस वुड, ठीक है। और कौन कौन सा है? नाथूलाल, ये केस मैंने बताया था, याद करो, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सारे केस बताए हैं ये सारे। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या होता है? एक आदमी अन्न का भंडारण करता है, छाप उस समय लाइसेंस। ब्रांड वर्सेस वुड, ब्रांड वर्सेस वुड, BREND, ब्रांड वर्सेस वुड, ठीक है। जस्ट इसमें जस्टिस गोडार्ड 1946 का है ये, और दूसरा कब है आपका? नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और जस्ट इसमें सुब्बा राव। ये इंडिया का केस है तो इंपॉर्टेंट है। नाथूलाल भी नहीं लिख पाते हो क्या? नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। इसमें जस्टिस सुब्बा राव। इस केस में क्या हुआ? नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में हुआ ये कि देखो मेरी बात सुनो, क्या हुआ नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में? एक व्यक्ति अन्न का भंडारण करता है, जितना उससे ज्यादा लाइसेंस है, उसकी यहाँ रेट पड़ती है, वो कहता है साहब मैंने अप्लाई कर रखा है लाइसेंस के लिए, और मेरा लाइसेंस बन भी गया है, ऐसा मुझे लगता है, और बस मुझे जाना है, उठा के लेके आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा लाइसेंस बन गया है, तो फिर मैंने अन्न का भंडारण कर लिया, साहब बस जाके लेके आना है। इसको बरी कर दिया गया। और मैंने बताया कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी आता है, इसको बरी कर दिया गया, यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट फेल। कोई भी आदमी कितना भंडारण करेगा, यही कह देगा साहब अप्लाई करके आया हूं, लेके आना है। बाद में इस जजमेंट को, इस केस को, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस को, कि जो इंपैक्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा, ये बड़ी नाथूलाल बच गया, ये बच गया। इसके बाद इस केस के इंपैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अब तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट निष्प्रभावी हो गया ना, भारत की संसद ने अमेंडमेंट किया सेक्शन 7 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के, ठीक है। और अब नाथूलाल के बाद कोई भी नाथूलाल नहीं बचेगा, तो नाथूलाल बच गए, बाकी अपना बाद में तुम्हारे लिए फिर कानून में अमेंडमेंट किया गया। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये सारे जो केसेस थे वो आपके मेंसरिया के थे। अच्छा, एक बात और, आर वर्सेस प्रिंस का केस याद है? कौन थे जज इसमें? जस्टिस ब्लैकबर्न। टॉर्ट में बहुत बार बार आते होंगे जब तुम पढ़ते होगे टॉर्ट, है ना। और 1875 का ये केस है। इसको पता है कि जस्टिस ब्लैकबर्न साहब ने प्रिंस को छोड़ा नहीं, है ना, याद है ना। और हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर, ये भी एक केस है। हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर भी आपका केस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर मैं फोन करता हूं आपको भी, ठीक है। अब तो मैं क्लास में हूं साहब। हॉब्स HOBBES, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर, ये भी एक केस है।
एक और दो बड़े लीडिंग केस है। हाँ, एक रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ हॉब्स, HOBBES, विंचेस्टर, WINCHESTER, विंचेस्टर, है ना। रंजीत डी उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ, 292 आईपीसी किस पे बेस्ड है, हेकलिन के नियम पे। ये वहां लिख देना 292 पे, अक्सर आता है, ठीक है। इस केस में भी क्या होता है, रंजीत जो है ऑब्सीन बुक्स बेचता है, लेडीज स्ट्रेटजीज लवर बुक करके एक किताब होती है, उसको बेचता है। हमें पकड़ा जाता है, कहता साहब हमें पता ही नहीं था हमें इसमें क्या लिखा है, और चूंकि हमें पता नहीं था हम बेच मारे, इसलिए हमको माफ करो। कोर्ट कहता है कठोर दायित्व का सिद्धांत, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तुम्हारे मन में क्या है, इस बात का कोई लोड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लीडिंग केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज, ये केस याद है ना, है सोने की तस्करी का करता है ये, और इसमें ये फुल बेंच केस था ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, के अयंगर इसमें जज थे, 1964 का ये केस था, और ये भी बहुत लीडिंग केस है, जस्ट हिदायतुल्लाह इसमें जज थे। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, छोड़ा जाए कि रहने दिया जाए, ये सारे केसेस हमने इसमें देखे। अगर बिगाड़ते हैं उसको, जज थे इसमें के अयंगर, इसमें हिदायतुल्लाह थे, जज तो बहुत सारे थे, अयंगर साहब भी थे, सुब्बा राव भी थे, बहुत सारे जज थे इसमें। अब आओ, बिगाड़ता हूं मैं, ठीक है। अब आओ दूसरी बात समझो। अब अक्सर आता है आपका इन व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द नॉलेज, ठीक है। तो इंटेंशन में क्या होगा, दो बातें होंगी, डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम की इच्छा, और दूसरा फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। यानी कि मुझे पता है कि मैं इसको गिरा के मारना चाहता हूं, एक बात, और ये दो बात, इस बात की जानकारी कि मैं इसको गिराऊंगा तो ये मर जाएगा, दोनों बातें। अगर मेरी इंटेंशन जो है तुम्हें मारने की है, तो अगर मेरी इंटेंशन तुम्हें मारने की है तो क्या क्या होगा, एक तो मेरी इंटेंशन है फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कि मैं चाकू भोंक दूंगा तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें चाकू भोंक के मारता हूं, मेरी पहली दो बातें, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तो मेरी क्या हो गई, इंटेंशन है तुम्हें मारने की, एक बात। दूसरा, अब मारना चाहता हूं, चाकू भोंक के मार दिया, तो नॉलेज क्या हो गई कि चाकू भोंकूंगा तो ये मर जाएंगे, फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम की जानकारी, कि चाकू भोंकूंगा तो मर जाएंगे, ये नॉलेज है। और जब नॉलेज के साथ डिजायर जुड़ जाए कि मैं चाकू भोंक के तुमको मारना चाहता हूं, तो डिजायर इच्छा और प्लस नॉलेज फोरसाइटनेस क्या हो गई, इंटेंशन। और केवल चाकू भोंक के मारना चाहता हूं तो क्या हो गई, नॉलेज। मैं भरी भीड़ में गोली चलाता हूं, नॉलेज है कि गोली लगेगी कोई मरेगा, लेकिन मैं भरी भीड़ में गोली चलाता हूं, ये क्या है, ये हमें इतना नहीं पता है कि गोली चलाऊंगा तो कोई ना कोई मरेगा, ये क्या है, नॉलेज है, फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज है, और गोली चला के उनको मारना चाहता हूं, ठीक है। तो डिजायर है इनको मारने की, दोनों बातें आ गई। एक बात को और समझो, तो अब ये चीजें हमने देखी। अब हम आपके सेक्शन बेयर एक्ट में चलते हैं। आप अपने बेयर एक्ट में से सबसे पहले सेक्शन 1 मार्क करो तुरंत। एक, दो, तीन, चार। पहले तो एक क्वेश्चन एक सही आएगा, फिर 2, 3, 4 से भी क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन इससे आएगा और फिर एक क्वेश्चन इससे आएगा, 2, 3, 4 से। हाईलाइट करते चलो, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 7, सेक्शन 7, 8। एक बात समझो, 8, 9, 10। 10 में आपका बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है मैन और वुमेन की, और ये किस एज के होने चाहिए, जो क्वेश्चन आता है। मेन जो आंसर है वो है एनी एज। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये पूछेगा और या तो इसका नंबर पूछेगा कि सेक्शन कौन सा है, 10। दो बातें पूछेगा, ठीक है। देखो, 8 जेंडर, 9
नंबर, 10 मैन वुमेन, ठीक है, एक बात याद रखिए। फिर 11 आपका पर्सन, 11 क्या है आपका पर्सन। देखो इसके, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन के अंदर क्या एग्जाम में आएगा, पर्सन के अंदर कंपनी और एसोसिएशन भी सम्मिलित है। बस अगर इससे क्वेश्चन आएगा पर्सन से तो ये आएगा जो मैंने लिखा है, 10 के अंदर कंपनी और एसोसिएशन भी जो है वो सम्मिलित है, ठीक है। आगे आओ 11 में, 12 में आपकी पब्लिक। एक बात और समझो, जो ये आपका चैप्टर 2 है, मेरी तरफ देखो, जो आपका चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें से किसी भी सेक्शन की नंबरिंग चूकनी नहीं चाहिए, मुंह जवानी याद होनी चाहिए, नहीं समझे, किसी भी सेक्शन की नंबरिंग जो है चूकनी नहीं चाहिए, मुंह जवानी याद होनी चाहिए। यानी हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो आपको खास तौर से चैप्टर 2 में से जो है क्वेश्चन आपका 100% आता है, और एक नहीं 2-3 आते हैं, नंबरिंग के आते हैं। सिर्फ जो बता रहा हूं वो पूछेगा तो नंबर पूछेगा डायरेक्ट, तो चूकना नहीं चाहिए, रटने का काम है चैप्टर 2 में, ठीक है। आप इसमें 14 क्यों कह रहा हूं, नंबरिंग रटनी है, ठीक है। 14 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 में है आपका इंडिया। हाँ, ये बहुत पूछता है, जज किस सेक्शन में है और जज की डेफिनेशन, इसको अंदर से पूरा पढ़ेंगे। 19, ठीक है। 20 में क्या है, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और 21 में क्या है, 21 में है पब्लिक सर्वेंट, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया। 22 में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कोड बन गया सीपीएम, सीपीएम क्या है, सीपीएम क्या है, पार्टी है ना, सीपीएम एक पार्टी है, तो उसको ऐसे याद कर लो। 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 में रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, 23 में इसको याद करना है, सारा इंपॉर्टेंट मार्क करना। 24-25, 24-25 दो में से पूछ देगा 100%, ये दो में से एक क्वेश्चन पूछेगा 24-25 में से, सेक्शन 24-25 में से एक पूछेगा ही पूछेगा। 28, 29, 30, ठीक है। ओ सॉरी 29A 30 की बजाय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब 100% पूछा जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना 29A, ध्यान से देखो क्या इसमें से आया, क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो 21F, किसमें, ये जो 29 है 29A, इसको रुको डिलीट करता हूं, रुको, इसमें मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये जो 29A है, ध्यान से देखो, 29A में जो लिखा हुआ है आपका कि 29A माने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो 21F किसका, IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दी गई है। ये भी याद कर लेना, इस समय ये पूछा जा सकता है। 21F, ऑफ द IT एक्ट। मैंने क्या लिखा, 29A में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा, 21T है, क्या है, टी में है, तो इसको चेक कर लेना एक बार जरा, टी दिख रहा तो टी होगा। 21, सॉरी ये टी इसमें IT एक्ट के इसमें
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी गई है। इसको याद कर लेना, इस समय ये पूछी जा रही है, इसकी टेंडेंसी पूछी जाने की बढ़ गई है, क्योंकि आईटी एक्ट ना इंपॉर्टेंट हो गया और अमेंडमेंट जब से हुए हैं तो आईटी एक्ट से 2-4 क्वेश्चन उठा के दे रहा है ना, इसको भी देख लेना। इसके अलावा आपका 30, 31, 32, 34 32, 31 और 34 तक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है। देखो 34 आपको पता ही है, 34 के सारे केसेस को हम देखने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1 करके, जितने भी केसेस हैं। 34 का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो बताओ कौन सा है? महबूब साहब वर्सेस एम्परर भी है, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको 1 बाय 1 करके हमें देखना है। अरे नहीं सर, एक ही पर्याप्त। कुछ नहीं, हो गया सर। अब आवाज बंद करवा दीजिए, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा सा। देखो अब धीरे वापस चलते हैं, पीछे चलते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ चैप्टर इसमें अमेंडमेंट करके बाद में जोड़े गए, उनको भी देखना है। और कुछ डेफिनेशंस जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो। जो अमेंडमेंट करके बाद में जितने भी आईपीसी में अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, सारे अमेंडमेंट जितने भी संशोधन हुए हैं इसमें आईपीसी में, और कब से 1860 से लेकर अब तक, वो सारे अमेंडमेंट आपको देखकर जाने हैं, पहली चीज। दूसरा, जितने भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो भी सारे आपको देखकर जाने, जितने भी अमेंडमेंट हुए सारे के सारे, चाहे इंडियन आईपीसी में आपका 200 जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, यानी फ्रॉम 1860 से लेकर अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, और जो चीजें रिपील की गई हैं वो सब रट के जानी है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोग भी? अच्छा, तो 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट और 2018 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ठीक है ना। और अभी रिसेंट में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे के सारे रेप की पनिशमेंट जो इनहेंस करी गई है वो भी किस कमेटी ने बनाया, वो भी, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको देखकर जानी है। अच्छा, एक बात और, अभी चलते चलते सुनते जाओ। अब अटेम्प्ट पे आओ। अटेम्प्ट पे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। अटेम्प्ट के मैंने कुछ रूल बताए थे आपको, अटेम्प्ट के मैंने कुछ नियम बताए थे, कैसे पता लगाएंगे कि प्रयत्न है अथवा नहीं है। जब मैंने अपनी क्लासेस में अटेम्प्ट पढ़ाया था तो डिफरेंस, पहली चीज डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, यानी कि तैयारी और प्रयत्न में जो अंतर है वो कैसे पता लगाएंगे, उसके कुछ मैंने नियम बताए थे, ठीक है। उसके कुछ नियम मैंने आपको अपनी क्लासेस में डिफाइन किए थे, बताए थे, वो सारे नियम देखकर जो जाना, जैसे आपका प्रॉक्सिमिटी रूल, समीप्यता का सिद्धांत जो था वो भी, ठीक है। और इसका केस था एक अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी देख के जाना किसका केस है। अब अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अटेम्प्ट का केस है, ठीक है। दूसरा कौन सा केस है आपका, इसमें क्या करता है अभयानंद मिश्रा में, याद है? डिग्री, एमएम एडमिशन, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा दूसरा जो केस है वो ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये अक्सर दो केसेस में ही एक केस पूछ ले रहा है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
इस केस में, या फिर अभयानंद मिश्रा जो मैंने केस बताया, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यही दोनों केस में जो है वो जनरली अभी अटेम्प्ट में जो केस अगर पूछेगा तो वो यही दोनों केस पूछेगा, और या फिर वो सारे नियम जो मैंने आपको अटेम्प्ट से संबंधित बताए हैं वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें जो थे जस्टिस रघुवर दयाल जज थे आपके, कौन थे? जस्टिस रघुवर दयाल जो थे अटेम्प्ट में आपके जज थे। ठीक है, यह क्या करता है? अपनी वाइफ को इल ट्रीट करता है, खाना वाना नहीं देता है। ठीक है, केसेस याद नहीं आ रहे क्या? इसमें अपनी पत्नी को खाना वाना नहीं देता है, भूख से मारे डालता है, एकदम एक दिनों भाग जाती है, हॉस्पिटल जाती है, वापस आती है, फिर बचा होता है मुकदमा, याद आया? इसमें एडमिशन की से रिलेटेड अभयानंद मिश्रा केस है ये दोनों केस किसके हैं? इसके अटेम्प्ट के। तीसरा केस है सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी केस जो है, सुधीर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फैमिली। ये भी आपका जो है आपका अटेम्प्ट का ही केस है। इसमें क्या करता है वो? लाइम स्टोन का डीलर होता है, चूना पत्थर का, और फर्जी सिग्नेचर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, एक केस और लिख लो, चौथा केस इसी में लिखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, जस्टिस सरकारिया इसमें जज थे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। स्टेट ऑफ केस का क्या नाम है? ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इस केस में क्या होता है? इस केस में ये स्मगलिंग वाला केस होता है। ये एक लॉरी होती है, एक जीप होती है, जिसमें इग्नोट्स होती है सिल्वर की, चांदी की, और वो पास में क्रीक माने खाड़ी, पतला रास्ता, वहां से गुजर रही होती, पास में शिप होता है। यानी कि बात को समझो, इसको लायबल ठहराया गया, यानी कि तुम्हारी गाड़ी जो जा रही है समुद्र में खत्म हो रही है, ध्यान सुनना, और वहां पर एक शिप खड़ी है, और तुम्हारी गाड़ी में सिल्वर इग्नोट्स है तस्करी के लिए। ठीक है, रात में 2 बजे उस रास्ते से जाना जो रास्ता आगे चलकर समुद्र में खत्म होगा। खुदा तो नहीं दोगे जाके तुम, खुदाने के लिए तो जा नहीं रहे हो, है ना, और सामने शिप की आवाज आ रही है, तो ये भी अटेम्प्ट का केस है। ठीक है, लिख लो। इसके अलावा एक और केस है, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो मेरी तरफ देखो, क्वेश्चन कहां से बनाएगा? 3 क्वेश्चन बना सकता है। 1-2 क्वेश्चन मैक्सिम से बनाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बनाएगा, सेक्शन से बनाएगा, या केसेस से बताएगा। यही रीजन है कि मैं इतने केसेस एक टॉपिक पे बता रहा हूं, ताकि जब जाओ तो रट के चले जाओ, कोई बचे ना। या तो केसेस से सेक्शन बनाए क्वेश्चन बनाएगा, या तो सेक्शन से क्वेश्चन बनाएगा, और कैसे बना सकता है? और कहीं से बना सकता है? कुछ बोल ही नहीं रहा कोई, इसीलिए मैं केस बता रहा हूं। इसको बिगाड़ दूं? इसके अलावा आपके पास एक केस और है, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लिख लो इसको भी, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या होता है? पंजाब से कुछ अनाज जो है वो लेकर दिल्ली आ रहा होता है, लेकिन नियम क्या होता है? उस अनाज को आप दिल्ली में सेल मंडियों में नहीं कर सकते थे, या टैक्स देना होता था। ठीक है, लेकिन अभी दिल्ली में प्रवेश अभी किया नहीं है। ठीक है, अभी जो है दिल्ली में, अभी इसमें बैरियर पे 14 माइल जो है वो पीछे पकड़ लिया जाता है। हो सकता है इन 14 माइल चलते उसका इरादा बदल जाए, नहीं समझे? हो सकता है कि अभी उसको इंफॉर्मेशन चलते जा रहा है, अभी 14 माइल बचा है ना, तो ये इसी तरह याद दिलाने के लिए बताया। जस्टिस रामास्वामी इसमें जज थे, ताकि आपको याद आ जाए। कई सारे केसेस थे इसमें, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लगा, आपका पंजाब पैडी एक्ट भी लगा। तो केस का नाम क्या है? मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छा, एक और केस याद है? असगरली प्रधानिया, कुएं में कूदने वाला, महिला कन्विक्ट की जाती है, बच जाती है। लिखो इसको भी, एक अटेम्प्ट का केस आपका असगरली प्रधानिया भी हो गई। असगरली प्रधानिया, ASGARALI, असगरली प्रधानिया वर्सेस इंपरर, असगरली प्रधानिया वर्सेस इंपरर, प्रधानिया वर्सेस
एम्परर, ये सब मैंने बताया है, बस रिवीजन चल रहा है पीटी ओरिएंटेड। तो इसमें क्या होता है, जहां कुएं में कूद जाती है, कहती मैं कूद जाऊंगी मर जाऊंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इसको दोषी नहीं ठहराया जाता है। ठीक है, इस लड़की की एज 20 साल होती है और जहाँ कुएं में कूद जाती है ये, और इसमें ये केस भी आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा देखो ये सारे ढेर सारे केसेस थे। एक केस और था, मलेशियन केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेशियन केस है ये। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि अबॉर्शन से रिलेटेड केस होता है ये। बिनती अली करके वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस है मलेशियन पेनल कोड का, बिनती अली वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको लिखना। ये मलेशियन केस है, इंडियन केस नहीं है ये, मलेशिया का है। बिनती अली, BINTI, बिनती अली वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बिनती अली जो है, इसमें एक महिला को अबॉर्शन करने के लिए दवा देता है। बिनती अली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखो, केस का नाम क्या है, बिनती अली वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस केस में क्या होता है, जो मलेशियन पेनल कोड है, जैसे इंडियन पेनल कोड है, जैसे मलेशिया का पेनल कोड होगा, उसमें क्या हो, एक महिला के अबॉर्शन के लिए उसको दवा देता है, अबॉर्शन हो जाए। बाद में उसको पता लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसको जो है दोषी ठहराया जाता है, दवा दे देता है। तो याद बताया गया हमने। अब आगे चलो, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब हम ज्वाइंट लायबिलिटी पे आते हैं। यहां तक पहुंच गए, ज्वाइंट लायबिलिटी मैंने अटेम्प्ट देख लिया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो है सेक्शन 34 ज्वाइंट लायबिलिटी, धारा 34। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से सेक्शन 34 से हमेशा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो 34 के केसेस से मिलेगा। ठीक है, 34 क्या कहती है, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन in furtherance of common intention of all, each of such person shall be liable that the act was done by him alone। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने वह कार्य स्वयं किया हो। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन याद है, क्योंकि अभी पीटी के एग्जाम में जा रहे हो तुम, कितनी बातें हैं। तो जरूरत क्या क्या है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, सेवरल पर्सन यानी एक से अधिक पर्सन होने चाहिए, और दूसरा जो सबसे है अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में। कितने यार मेहनत से तुम्हें बताया ये सब मैंने, भूल जाओ तो मुझे मर जाना चाहिए, है ना। हाँ तब ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, दो बातें पूछा जाता है कि है, अरे मैं सेक्शन 34 की बात कर रहा हूं, उस पर बात बता रहा हूं। ये ऐसा कोई साल नहीं जब यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए, एक बात। और हमेशा क्वेश्चन सेक्शन 34 से पूछा जाएगा। एक बात और समझो, इसमें कुछ कभी एक बार अमेंडमेंट करके सेक्शन 34 में अमेंडमेंट करके कुछ चीजें जोड़ी गई, वो अमेंडमेंट का ईयर देखना। दूसरा, इसके जो केसेस है, इस पे बेस्ड जो केसेस है वो अक्सर जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 1870 में, ये याद करना। ठीक है, सेक्शन याद करना, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट याद करना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले इसमें 1870 में अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये जोड़ा गया। अब देखना ध्यान से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले जो है एक दो बातें पूछी जाती हैं, दो बातें हमेशा पूछी जाती हैं। ध्यान सुनो, मेरी तरफ देखो, लाइन क्या रहेगी पेपर में, 100% रहेगी, यहां नहीं रहेगी तो कहीं और रहेगी।
वह भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ये लाइन किसने कही? तो सबसे पहले जो है ये लाइन किसने कही? लॉर्ड समनर ने। किसने कही? लॉर्ड समनर ने। किसने कही? लॉर्ड समनर ने। किस केस में कही? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर को पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी, हत्या केस के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। कौन सा वाद पोस्ट मास्टर हत्या केस के नाम पर जाना जाता है? तो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये जो मैंने बात कही लॉर्ड समनर वाली, एक बात और समझो, इन्होंने लाइन कहां से उठाई? इन्होंने उठाई मिल्टन से। ये लाइन बोलते थे मिल्टन। जब इन्होंने जजमेंट दिया वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का, तब इन्होंने उस लाइन को इस जजमेंट में कोट कर दिया। नहीं समझ में आई बात? जब जजमेंट दिया तो समनर साहब ने बोला दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वो भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। मतलब कॉमन इंटेंशन है ना, हमको तुमको डकैती करना जाना है, हमने तुमको बाहर खड़े कर दिया गेट में, तुम क्या कर रहे हो? तो याद तो नहीं रहा, कुछ काम कर रहे हो, केवल खड़े होकर ताक रहे हो, है ना? तो इंटेंशन क्या है हमारा तुम्हारा? कॉमन, डकैती। तुम भी तो कार्य कर रहे हो ना, बस इतनी सी बात है। तो लॉर्ड समनर ने, ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में क्या बफर चल रही है भैया लोग? तुम बताओ। मैं भी चाहता हूं, मैं ध्यान नहीं दे पाया तुम्हें। तुम बताओ, तुम लोग कुछ बोलो। समझ में आ रहा है ना? चलते जाओगे पूरा कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया? सेक्शन 34 का सेक्शन पूछेगा, सामान्य न्याय से जुड़ा हुआ है। अमेंडमेंट कब हुआ? 1870 में। ये क्या है, हो क्या रहा है? एक मिनट जाके बोलो जाके जरा। मेरी तरफ देखो पहले, छोड़ो सब बातें। कोई नहीं जाना चाहता, तो उसको भगा दिया, उसका मन नहीं था जाने का। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले मिल्टन ने एक बात कही, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। बाद में लॉर्ड समनर ने वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में इसी वाक्य को कहा। तो पेपर में ये लाइन आएगी एग्जाम में और पूछा जाए किसने कही? लॉर्ड समनर ने। किस केस में कही? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में। दूसरा जो था आपका केस, एक तो केस हो गया वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा जो केस है वो है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो इस महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में जज कौन था? जज थे आपके माधवन नैयर। ठीक है, माधवन नैयर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसमें जज कौन थे? सर माधवन नैयर साहब। ठीक है, इसमें जज थे आपके सर माधवन नैयर। इन्होंने इस केस में क्या कहा गया? इस केस में लाइन ध्यान सुनो, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में समान आशय और सामान्य आशय में अंतर स्पष्ट किया गया। क्या स्पष्ट किया गया? वो पीटी में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि अंतर क्या है, वो मैंने तुम्हें बताया अंतर कैसे है। लेकिन इस केस में क्या कहा गया? समान आशय और सामान्य आशय में अंतर आपको बताया गया कि व्हाट इज द कॉमन इंटेंशन, व्हाट इज द सिमिलर और सेम इंटेंशन। ठीक है, तो सेम और सिमिलर इंटेंशन इस केस में क्या बताया गया? सिमिलर इंटेंशन को कॉमन इंटेंशन में अंतर बताया गया। तो महबूब शाह एम्परर वर्सेस केस में जस्टिस माधवन नैयर ने क्या कहा? समान आशय और सामान्य आशय में अंतर। कौन सा केस? महबूब शाह से एम्परर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष केस को, जो पिछला केस मैंने बताया पोस्ट मास्टर हत्या केस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें वही बात मैंने बताई कि दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, हु वाज द जज इन दैट पर्टिकुलर केस? लॉर्ड समनर वाज द जज इन दैट पर्टिकुलर केस। लॉर्ड समनर ने वो जो स्टेटमेंट दिया वो दिया मिल्टन से, फेमस कवि मिल्टन। कभी वो पढ़े हो पोएट्री वगैरह, कभी लिटरेचर पढ़े हो, इंग्लिश लिटरेचर? मिल्टन का नाम नहीं सुना? हाँ,
बस मैंने भी नाम सुना है। अच्छा आगे आओ। अच्छा, महबूब शाह के केस को ही सिंधु नदी केस यानी इंडस रिवर केस के नाम से जाना जाता है। मतलब कहीं से क्वेश्चन छूटने न पाए, किस केस को इंडस रिवर केस के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी केस के नाम से जाना जाता है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर। जज कौन थे? माधवन नैयर। क्या नाम था केस का? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच जो लाइन है दैट इज वेरी थिन, बहुत पतली रेखा है, लेकिन वो रेखा है और हमें वो रेखा पता करनी होगी। समान आशय और सामान्य आशय के बीच में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। बस इतनी सी बात है, यही दो बातें आएंगी। अब तीसरे में आओ, 100% आगे आओ। अब आगे आ जाए, ये सब चौथे पे चल रहा है, बचने नहीं पाएगा एक भी क्वेश्चन। अगले आओ, अगला केस आपका सुपर इंपॉर्टेंट केस, ये दोनों है ना, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। लिखो, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। क्या बताया मैंने? पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इस केस में पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में दिसंबर 1954 का ये केस है। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में यह कहा गया कि जो सामान्य आशय है ना, वो घटना स्थल के पूर्व, घटना, तो केस का नाम पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद बोला गया कि कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर टू द एंटीसीडेंट, यानी सामान्य आशय जो है वो घटना स्थल के पूर्व, घटना के पूर्व उत्पन्न होना चाहिए। कौन सा केस? ठीक है, पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज। अब अगला केस पे आ जाओ, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब देखो नई टेंडेंसी में या तो ये केस पूछ रहा है, क्योंकि इतनी बार पूछ चुका है ना वीरेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह को, थक गया है, तो वो इन केसेस में आ गया है, तभी मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। ठीक है, 2-3 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो सही बता रहा हूं, कुछ बचेगा ही नहीं, तुम पूरे क्वेश्चन करोगे, 35 में 32 करोगे। है? एक है कि दो है? हमें तो लगा एक है, हम तो परेशान थे इसी बात पे, अंदर अंदर में घुट घुट के मर रहा था, है? अंदर अंदर में घुटा जा रहा था, तड़प रहा था, क्या घड़ी देख रहा था, बताओ तुम लोग। सब बातें हर बात हर एक से नहीं शेयर की जाती है। त्रिपाठी में मुझ में फर्क है, त्रिपाठी में मुझ में फर्क है, वो हमेशा फर्क रहेगा। अगला जो केस है वो ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस है। कौन सा केस है? ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस, सॉरी ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है। इस बात को एकदम से पलट दिया, दोनों बातों को याद रखना। ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस है, वो है आपका कॉमन। इसमें देखो क्या कहा, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मेरी तरफ देखो सब लोग। इस केस में कहा गया कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन दी स्पॉट। पहले मैंने क्या कहा पिछले केस में? मैंने कहा कि सामान्य आशय जो है वो घटना के पूर्व उत्पन्न होना चाहिए, ये कहा था ना पांडुरंग में। अब मैं ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कह रहा हूं कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, यानी कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में क्या कहा गया बताओ? सामान्य आशय घटना स्थल पर भी हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है हम ये 4 आदमी जाएं और चारों आदमी घटना घटी थी और चारों का माइंड जो है एक हो गया, मस्तिष्क का मिलन हो गया, मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए, चारों मिल गए। कहां मिले? घटना स्थल पे। तो जरूरी नहीं है कि पहले से मैं काम करके आए हो, तो कॉमन इंटेंशन घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है ना? हो सकता है तुरंत 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 सबने दिमाग बना लिया हो, है ना? तो ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है वो आपका, और ये है। अच्छा, एक केस और इस समय पूछा जा रहा है, गुरुदत्ता मल
गुरुदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुरुदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो इस केस से एक बात आप बताओ, क्या धारा 34 अपने आप कोई अपराध गठित करती है? नहीं करती। वो जब किसी के साथ मिलती है तब जिंदा होती है। ठीक है, 149 अपने आप में एक ऑफेंस है। यही बात जो है कि गुरुदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही बात कही गई कि धारा 34 अपने आप में कोई अपराध गठित नहीं करती। ठीक है, और ये सब, अच्छा ये सब धारा 34 149 के सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, अच्छा एक केस और देखो, कांतिया, ये अब इस समय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, देखो इसमें क्या हुआ, कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है में एक बात कही गई, ध्यान सुनना, शारीरिक उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी प्रत्येक केस में आवश्यक है। क्या कही गई? सक्रिय भागीदारी, फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन, फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन, खास तौर से संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में। ये बात कही गई। क्या क्या कही गई? शारीरिक उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी, फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एवरी इज नेसेसरी इन एवरी केस, है ना। अगली केस लिखो, अगली केस जो है जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये दोनों केसेस इस समय पूछे जाने की टेंडेंसी बढ़ गई है। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जेएम देसाई केस में क्या कहा गया? जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया, देखो अब इसमें मैंने क्या कहा था? कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या कहा था? फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी है ऑफ एवरी पर्सन। अब मैंने क्या केस बताया? जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें मैं क्या बता रहा हूं? व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, मैं इसमें ये बता रहा हूं, इसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी के केस में, इन द ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ एवरी पर्सन इज नॉट नेसेसरी। शारीरिक संपत्ति के विरुद्ध अपराध में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हो सकता है मैं कहीं से कहीं चीजें मैनेज कर दूं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है ना, तो थेफ्ट होगी, डकैती होगी, रॉबरी होगी, तो कोई कहीं से बैठ के मैनेज कर सकता है। तो ये चीज इसमें अगला केस जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में है। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अच्छा, एक किस केस में धारा 34 और 149 में अंतर बताया गया? हाँ, वेरी नाइस, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हर ये क्वेश्चन जब पेपर आसान बनाता है तो ये क्वेश्चन उठा के सब डाल देता है। कई बार तुम देखते होगे ना, कोई स्टेट पेपर बहुत आसान बना देता है, कोई स्टेट जो है पेपर जो है बहुत आसान बना देता है, और फिर क्या होता है, कट ऑफ ऊपर चली जाती है। जब आसान बना देगा तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन पूछेगा, और उस समय आपके सिली मिस्टेक्स की सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर कट ऑफ ऊपर जा रही है ना, पेपर आसान है तो सब सही करते जा रहे हैं, तब इस तरह के क्वेश्चन। तो किस केस में, मेरा प्रश्न, किस केस में 34 और 149 के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया? नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ये देख लिया हमने, आ गया। अब बेयर एक्ट में वापस आओ। सेक्शन 34 देखना है, सेक्शन 35 देखना है। ठीक है, ये केसेस, ये सारे केसेस लिख लेना, याद कर लेना। थर्टी 39 मार्क करो, 39।
39, देखो एक बात और समझो, 39 का इंडेक्स 39 से लेकर 52A तक यूपी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुम यूपी के पैटर्न को समझो। ये 30% क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेक्शन के इंडेक्स से पूछ बैठता है, यानी कि अगर तुमने केवल इंडेक्स रट लिया तो 100 में 30 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए, केवल इंडेक्स रट लिया तब। इन सेक्शन पूछने के मामले में यूपी का कोई तोड़ ही नहीं है, सेक्शन पूछने के मामले में यूपी का कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी सारे स्टेट पूछते हैं, लेकिन जितना डायरेक्ट सेक्शन यूपी पूछता है कोई नहीं पूछता। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है यूपी का, इसके बाद छत्तीसगढ़ वगैरह स्टेट भी आसान पेपर बना के डायरेक्ट सेक्शन पूछ के आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, 39 आपका सेक्शन 39, 40 में ऑफेंस के बारे में बताया गया है, 41, 42 आपका 43 है ना, 44 तो मैंने बताया ही, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52A, 52A को ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या बताया तुम्हें, 52A तक के हर सेक्शन की नंबरिंग मुंह जबानी याद होनी चाहिए। नहीं याद रहेगी, नहीं करोगे है? क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, करोगे नहीं करोगे, ये बताओ। करना पड़ेगा। वापस आओ, अगले चैप्टर में आओ, वो है आपका चैप्टर 3। कौन सा है? चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका क्या है? चैप्टर 3 बात करता है पनिशमेंट के विषय में। किसके विषय में? पनिशमेंट के विषय में। तो सबसे पहली धारा आपकी के पनिशमेंट की सेक्शन कौन सा है? दंड के संदर्भ में धारा 53। धारा 53 में कितने तरह की पनिशमेंट है? हाँ 5, 6 ना बता देना। ठीक है, या तो दंड की कौन सी धारा है? 53 में कितने तरह के हैं? 5। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता आपसे है आपके एग्जाम में। ठीक है, दे ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, द सेक्शन दैट इज द सेक्शन 5, है ना। आगे आओ, अब 53 के बाद 54 भी देख लेना, 54। 53 के बाद 54 देखना, और 54 के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका 55। कौन सी है? धारा 55। धारा 55 जो है आपकी सेक्शन 55, ये बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो कितनी टाइम फ्रेम है इसमें? 14 ईयर। यही लिख लेना इंडेक्स में, इसी के आगे कितना? 14 साल। तो इसके यही इंडेक्स में लिख लो, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद आओ 57 में, धारा 57 में। कौन सी धारा? धारा 57 में। हिंदी वाला पे रख देखता, धारा 57। धारा 57 है दंड विधियों की भिन्ने। कौन सी धारा है? 57। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है लाइफ कितने का? 20 ईयर लिख लेना इसमें। देखो एक बात को समझो, हमेशा जो स्टूडेंट की मैं टेंडेंसी बता रहा हूं वो 55 में और 57 में कंफ्यूज होता है, हमेशा होता है। नहीं होगे, 3 बार ध्यान से आंखें खोल के दोनों को देखोगे, 4 बार पढ़ोगे, फिर कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये है 40 ईयर। ठीक है, ये दंडादेश के लघुकरण की बात करता है, कम्यूटेशन की। ये बात करता है फ्रैक्शन की, भिन्नों की। कितने साल होगा? वो होगा 20 साल, ये होगा 14 साल। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना अक्सर बनी रहती है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। नहीं समझे? 65 देखो, 65 में ये है आपका, 65 बात करता है आपका
जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि जो 55 है 65 है आपका, कि जब कारावास भी दिया जा सकता है, जुर्माना दिया जा सकता है, और अब आदमी क्या कर रहा है, जुर्माना नहीं दे रहा है, तब पनिशमेंट क्या होगा, इसी के आगे लिख दो 1/4 और पनिशमेंट। यही लिखो इंडेक्स में ही, अंदर जाने की जरूरत नहीं, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये बार बार आता है 1/4। ठीक है, आओ 67 में धारा 67, धारा 67 कौन सी धारा बता रहा हूं मैं, 67। धारा 67 क्या कहती है, ध्यान से सुनो। 67 कहती है जुर्माना न देने पर कारावास, जुर्माना देना था, जुर्माना नहीं दिया, और आपका जो अपराध था केवल किससे दंड नहीं था, जुर्माने से, तब क्या होगा, इसको रटना है तुम्हें, और ये आता है और तुम गलत करते हो, सारी बातें मैं जानता हूं और तुम भी सब जानते हो। देखो जुर्माने में क्या रहेगा, 50 रुपए, इसको रीडिंग मानना अपने आप से, 100 रुपए 4 माह, और अदर में क्या है 6 माह। ये याद करना है कि नहीं करना है, 50 रुपए 2 माह, 100 रुपए 4 माह, और अदर में 6 माह। नहीं समझे बात को, लिख लिया, तुम लोग बताओ भैया, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। आगे आओ, इसी चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं आपके, जो आपके देखो एक तरीके से पूछे जाते हैं। एक धारा 73 हमेशा पूछेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध की धारा कौन सी है, धारा 73। दूसरा जो पूछेगा कि कितने समय तक के लिए दी जा सकती है, वो मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम पीरियड हो सकता है आपका 3 मंथ मैक्सिमम, दूसरी बात ये पूछी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख ले रहे हैं। अब कैसे कैसे बनेगा वो देखो, कि कब ये इस तरीके से बनेगा, कब ये लंबा जाएगा, पीरियड ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा। तो देखो अगर 6 माह तो 1 महीने की ड्यूरेशन रहेगी, दूसरा 6 मंथ से अगर 1 ईयर तक की सजा है तो आपकी 2 माह की ड्यूरेशन रहेगी, और इसके अलावा 1 ईयर से ऊपर है तो मैक्सिमम 3 माह। जैसे ये याद करना है तुमको कि 50 रुपए में 2 माह, 100 रुपए में 4 माह, अदर में कितने माह, 6। इसी तरीके से अगर पनिशमेंट 6 मंथ की है तो सॉलिटरी, मैंने क्या कहा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 माह। और ये नहीं कि 3 माह एक बार में जेल दो उसको, चला जा रहा बेचारा लेटा है वहां पे। लेकिन जेलर जो होता है जेल में डाउन होता है, वो अंदर किसको अंदर बिठाए किसको बाहर निकालना कोई नहीं जानता, है ना। आप लोगों ने एक मूवी देखी शशांक रिडेम्पशन, है कौन सी पिक्चर देखते हो, है ये साउथ की नहीं है यार, ये दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी। अभी तक ये जो है दुनिया की नंबर 1 मूवी में इसको कंसीडर किया जाता रहा है अभी तक, शशांक रिडेम्पशन। इसमें एक व्यक्ति जेल ब्रेक करता है, और जेल ब्रेक करता है और वो अपनी वाइफ के हत्या के आरोप में सजा काट रहा होता है, और 20-30 साल जेल में रहता है, यानी जब यंग होता है एकदम तब जेल जाता है, और जबकि वो निर्दोष होता है ना। और वो जेल ब्रेक करता है एकदम लास्ट में, इकोनॉमिस्ट होता है, एक बैंकर होता है वो। तो जेल से बैठे बैठे वो अपना एक फर्जी आईडी क्रिएट करता है, ढेर सारा एम्बेजलमेंट करता है। जेलर को पता लग गया ये बैंकर है, तो उससे ना पैसे का सारा अकाउंट मेंटेन करवाया करता था। तो इसी दौरान वो 20-30 साल अकाउंट मेंटेन करता रहा, उसने इतना रुपया इकट्ठा किया और फिर वो जेल ब्रेक करके भागा। तो ये जो पेशेंस की मूवी है, ये भी बताया गया कुछ लोगों को जेल ही अपना घर लगने लगा,
कि मतलब 30 40 50 साल जेल काटने के बाद जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सुसाइड कर ली। बोली ये कौन सी दुनिया है, मर जाओ यहाँ पे, तो सब भाग रहे हैं। तो ये मूवी भी याद आया मुझे। तो मैं ये क्या बताया, कन्फाइनमेंट पे, तो जिसको मर्जी उसको डाल देता था। तो ये याद रखना है ना, मैं बता रहा हूं, देखना, या तो 3वां आएगा, अब 3वां नहीं आएगा, ज्यादा आसान हो जाता है, सब बच्चों को पता लग गया जब से टेंडेंसी आई है। या तो इससे पूछा जाएगा और या तो पीछे वाले से पूछा जाएगा। पक्का याद करके जाना, और तुम जाओगे और नहीं भी करेंगे कुछ विद्यार्थी, और फिर वहां मुझे याद करेंगे। दोनों काम एक साथ होने वाले हैं, नहीं समझे? समझ गए तो बेहतर है। ये क्या हो गया इसको, ये रेस कहाँ हो गया? अब वापस आओ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको 73 देखना है, 74 देखना है अपने बेयर एक्ट में। आगे आओ, अब आ जाते हैं चैप्टर 4 से, जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन। कौन सा चैप्टर? ये एडवोकेट मुकुल कुमार सिंह कैरा सर, आप पढ़ाते बहुत बढ़िया है, धन्यवाद, मुझको एकदम प्रफुल्लित कर दिया इसने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हें पता होगा ये चैप्टर 4 जो है ये पूरी तरीके से पीटी ओरिएंटेड है, ये बना प्री के लिए है। मेंस में 2 से जो पार्ट 1 है इसका, चैप्टर 4 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, और एक जिसमें जस्टिफिएबल और दूसरा एक्सक्यूजेबल, ये भी 2 पार्ट में। तो जो पार्ट 1 है इसका, वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पीटी ओरिएंटेड है। अब इसको देखो 1 बाय 1 करके, इसको ध्यान से देखो, और सारे क्वेश्चन पीटी के यहीं से बनते हैं। देखो जनरल एक्सेप्शन है, 2 मैक्सिम है, एक तो हो इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेड और इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये मैक्सिम आती है। मैक्सिम सुनिए कभी, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेड और इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूसेबल, यानी विधि की भूल क्षम्य नहीं है, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल, यानी तथ्य की भूल जो है एक बार क्षम्य है। एक बात समझना। तो दूसरी बात ये हो गई। अब ये धारा 76 से लेकर, ये चैप्टर कहां तक है? 106 तक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन 76 से लेकर 95 तक एक पार्ट हो गया, और आपका 96 से लेकर 106 तक ये हो गया प्राइवेट डिफेंस, जनरल डिफेंस, ठीक है, शारीरिक प्रतिरक्षा वाला। ये हो गया आपका एक्सेप्शन वाले चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? सामान्य अपवाद। इसको सामान्य अपवाद इस अध्याय को क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी आईपीसी आपके लिए दंड के प्रावधान करती है, सजा के प्रावधान करती है, और यहां पर यह बताया जाता है कि कब आपके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर अध्याय 4 के अपवादों के अंतर्गत आ जाओगे तो तुम बच जाओगे, यानी यहां के अंतर्गत आ गए तुम तो तुम बच जाओगे। यहीं पर एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 कहता है कि अब ये ऑनस किसके ऊपर होगा कि तुम्हें जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आते थे, तो ये ऑनस उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि वो साधारण अपवाद के अंतर्गत आ रहा है। 76 जो है आपका, देखो ध्यान से, धारा 76। अब आप देखो, इसमें कंफ्यूज होना है, धारा होते हो, धारा 76 से शुरू करते हैं। धारा 76 बात करती है आपकी, 76 बात करती है, देखो ध्यान से, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा कार। देखो, एक व्यक्ति अपने आप को बाउंड समझ रहा है, किसके द्वारा बाउंड? लॉ के द्वारा, लेकिन ये तथ्य की भूल के कारण है। तथ्य की भूल क्या है? कि वो बाउंड नहीं है, लेकिन वो क्या समझ रहा है? अपने आप को बाउंड समझ रहा है। किसके द्वारा? विधि के द्वारा, और उसके प्रभाव में आकर वो कोई कार्य करता है। बस यही बात है। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। यानी कि देखो, ये तथ्य की भूल पर आधारित है ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो है। अच्छा, आर वर्सेस टॉल्सन केस,
तथ्य की भूल थी उसमें भी? नहीं थी। तथ्य की भूल थी कि तथ्य की भूल ये थी कि उसका हस्बैंड मर गया जबकि वो जीवित था, है ना? एक इसका केस हो गया। एक बात और समझना, धारा 76 और धारा 79 में मेंस रिया एब्सेंट होती है। दूसरी बात जो है इसमें दुराशय जो है मेंस रिया जो है वो एक तरीके से एब्सेंट रहती है, मेंस रिया जो होती है वो उपस्थित नहीं रहती है। धारा 76 पे इतना ही देखो, अभी केसेस तो है बहुत सारे हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम शिव मंगल सिंह है, इसको लिख लो तुम, क्योंकि ये अक्सर पूछ दे रहा है। ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और शिव मंगल सिंह किस धारा से संबंधित केस है, तो ये धारा 76 से संबंधित है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह, शिव मंगल सिंह। ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह। अच्छा, इसी पे आपकी एक धारा है 79, जिसके साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 79 का केस याद रखना तो किरण बेदी को याद करो। किसको याद करो? किरण बेदी को। किसको याद करो? किरण बेदी को। किरण बेदी ने क्या किया? किरण बेदी एंड जितेंद्र सिंह वर्सेस द कमेटी ऑफ इंक्वायरी केस का नाम है, किरण बेदी का केस है। इन्होंने क्या किया, एक लॉयर था, एक लॉयर जो था वकील था, डीयू जानते हो ना, डीयू में इधर लॉ फैकल्टी है, घूम के सेंट स्टीफन कॉलेज है, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है ना, सेंट स्टीफन जो है यहाँ पे, ये डीयू लॉ फैकल्टी इधर सेंट स्टीफन कॉलेज। तो सेंट स्टीफन कॉलेज डीयू से, जहां से एक लॉयर को, जो लॉयर था, जो अंदर था, उसको इन्होंने हैंडकफ करके जो है पूरी तरीके से सीरियस एलिगेशन में लेकर पुलिस स्टेशन लाई। इन्होंने उस लॉयर को हैंडकफ किया और किरण बेदी ने बिल्कुल वकीलों से, इनकी 36 का आंकड़ा रहा, इन्होंने 30 हजारी कोर्ट में लाठी भी चलवाई थी। और वकील कोई बात भूलते नहीं है, जब ये चुनाव लड़ी तो उनको हमने याद दिला दिया, हिसाब कर दिया इनका 30-40 साल बाद, है ना, जब 89 बहुत, व्हेन शी वाज वेरी यंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द सर्विस में उन्होंने लाठी चलवाई थी, है ना, कि आई एम द फर्स्ट लेडी आईपीएस, इस तरह की गर्मी में रहती होंगी, है, तो उन्होंने लाठी चला दी। तो अभी चुनाव में उनको देखने को मिला, तो इन्होंने किया। तो ये सेक्शन 79 का केस जो है वो यही है। देखो आगे 79(6) देखो, 77 देखो, धारा 77 78 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। 77 जो है वो तुम्हारे लिए है, जब तुम जज बन जाओगे और जुडिशियली एक्ट करोगे तब तुम्हें जो है वो बचाव प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तथ्य की भूल से संबंधित केस कौन सा है? आर वर्सेस टॉल्सन। दूसरी बात, 77 किसके लिए है? जज। पूरे बेयर एक्ट में इंडेक्स में से जज को केवल गोला कर देना, ताकि जब 78 देखो, 77 देखोगे तो तुम्हें जज दिखाई पड़ जाएगा, तुम्हें याद आ जाएगा। केवल ऐसे ब्रैकेट बना देना, जज जहां जज लिखा है ना वो ऐसे करके ऐसे कर देना, बस। नहीं समझे? 78 आओ, अब देखो 78 में आओ। अब आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने क्या किया? आपने ऑर्डर दिया। अब आपने ऑर्डर दिया फांसी का, क्या दिया? आपने ऑर्डर दिया जो है वो दिया फांसी का, तो आपके ऑर्डर को कोई एग्जीक्यूट भी तो कराएगा। मैं किसी को पकड़ के फांसी लगा दूं तो क्या होगा? मैं फिर हिसाब किताब होगा मेरा, है ना। आप जज हैं, आपने ऑर्डर दिया, और मैं जो हूं वो आदमी जो फांसी लगा के मारता है सबको, है ना, तो फिर वो आदमी क्या है? वो प्रोटेक्टेड कहां से है? 78 से। क्यों काम कर रहा है? ही इज वर्किंग ऑन द परसुएंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जज। ठीक है, सेक्शन 80 जो है, 78 जो है वो क्या कहता है? 78 आपको बताता है कि अगर न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, मैं उसको क्या कर रहा हूं? अनुसरण कर रहा हूं, तो वो फांसी दे रहा ना, तो अक्सर ये आ जाता है कौन से सेक्शन से बचाव है, तो इसी के आगे लिख दो 78। बोर तो नहीं हो रहे हो? है? हो रहे हो? नहीं सर, तो 78 आपको पता लगा। अगला कौन सा आया? 79 आपको मैंने बताया ही बताया। 79 कहता है, 79 आपकी बात करता है विधि द्वारा न्यायानुमत। एक बात समझना, दो बातें हैं। 76 कहता है बाउंड, यानी कि लॉ मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है, मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे ये काम करना ही करना है क्योंकि आई एम बाउंड बाय द लॉ। अब 79 क्या कहता है? 79 मैं समझ रहा हूं कि माई वर्क इज जस्टिफाइड, मैं जो काम कर रहा हूं और विधि के विरुद्ध नहीं है,
तो जब कोई चीज लॉ मना नहीं कर रहा तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, यानी अब बाउंडेशन नहीं है, जस्टिफाइड है आपका कार्य, न्यायानुमत है। इतना समझा रही है? तो इसको ऐसे बोला कर लेना, वहां बाउंड यानी आबद्ध, जब आबद्ध शब्द आए तो 76, और न्यायानुमत देखना तो बात करना आपका एक तरीके से किसकी, 79 की। 80 में आओ, धारा 80, धारा 80, धारा 80 में क्या है, धारा 80 में बताओ क्या है, धारा 80 में है आपका एक्सीडेंट, क्या है, दुर्घटना, क्या है, धारा 80 में है आपकी दुर्घटना, क्या है, दुर्घटना, विधिक कार्य करने में दुर्घटना। तो एक्सीडेंट कहां है, 80 में। इस पे केस है, वो अक्सर पूछ दिया जाता है, तब तुम लोग मार्क नहीं कर पाते। वो केस है आपका टुंडा वर्सेस रेक्स का, कि कौन सा केस है, टुंडा वर्सेस रेक्स का। मैं बता रहा हूं, मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी तक सेक्शन 80 तक मैं पहुंचा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम सीरियसली सारे इंडेक्स रट के जाना, जो जो मैंने पढ़ाया है वो केसेस रट के जाना, और जो जो मैं अभी बता रहा हूं ये भी पर्याप्त रहेगा तुम्हारा पीटी निकलवाने के लिए। अभी तक जितना मैंने बताया यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आने का, सीमाएं है ना उसकी, और आएगा तब भी तुम क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि फिर कोई कर नहीं पाएगा, हर एक आदमी की सीमाएं है ना, तो मेरिट गिर जाएगी, तुम फिर ऊपर चले जाओगे। इसलिए बेफिक्र होके सीरियस होके पढ़ो। और भी इंस्टाग्राम चला रहे हो क्या तुम लोग? अरे धीरे से कहा, हाँ सर, नहीं सर है, मत चलाओ भैया, चला लो, कुछ दिन चला लो फिर बंद कर देना है? ये ना अपने फोन से शॉपिंग ऐप हटा देना, सोशल साइट ऐप हटा देना। इतना समय बचने वाला है तुम्हारे कि तुम थक जाओगे, मैं करूं क्या, समझ रहे? 100% कोई रोक ले भला, कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन तुम लोग ऐसा कर नहीं पाओगे। और फिर भी लगे, अगर फिर भी लगे कि कहीं दिक्कत आ रही है, अभी पीटी नहीं होने वाला है, अगर लग जाए तब भी मेरे पास एक मामला है, उसको बाद में देखेंगे, वो 30 डेज फॉर्मूला, उसको बाद में अप्लाई करेंगे। वापस आओ, धारा 80 क्या है, धारा 80 है आपकी टुंडा वर्सेस रेक्स, 80 है दुर्घटना से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित, और ये जो है ये केस है आपका टुंडा वर्सेस रेक्स। इस केस में क्या होता है, दो मित्र जो होते हैं वो रेसलिंग मैच खेलते हैं, कुश्ती होता है ना, कुश्ती में पटका पटकी वाला खेल, तो उसी में कुश्ती खेल रहे होते हैं और उसी में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको बचाव मिलता है, और वो कहां से मिलेगा आपका, जो है सेक्शन 80 से आपका मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आवश्यकता से संबंधित धारा कौन सी है, 81 नेसेसिटी धारा, धारा 81। एक बात सुनो, धारा 81 क्या है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विद टू प्रिवेंट अनदर हार्म। देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, धारा जो 81 है इससे संबंधित केस आता है, या तो इससे संबंधित जो है मैक्सिम आती है। क्या आता है, धारा 81, धारा 81 ही पर ही डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कौन सी, धारा 81 जो है इसी पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता का सिद्धांत आपका है। ठीक है, एक बात और समझ लो, इस पे कुछ केसेस है, एक है, दूसरा जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट केस है वो है रेनेगर वर्सेस फगोसा का केस। कौन सा केस, रेनिंगर वर्सेस फगोसा। ये रेनिंगर वर्सेस फगोसा, ठीक है, रेनिंगर वर्सेस फगोसा, ये ओ है, रेनिंगर वर्सेस फगोसा। इसमें क्या होता है, देखो ये धारा 81 किससे संबंधित है, आवश्यकता के सिद्धांत से। यानी अगर कई बार हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो आवश्यकता होती, जैसे मान लो नेसेसिटी है कि किसी बड़े डेंजर को अवॉइड करने के लिए हमने छोटे कर दिए, है ना, बड़े डेंजर को, बड़ी नेसेसिटी थी। अब मान लीजिए कि जैसे उसी पे रेनिगर वर्सेस फगोसा केस था, ये एक तूफान जो उसका शिप जो होता है ना, वो तूफान में जो है वो फंस जाता है, ठीक है, और उसमें कुछ गुड्स रखा होता है, सामान,
रेनिगर वर्सेस फगोसा केस में क्या होता है, इसका शिप होता है, शिप जा रहा होता है, शिप पानी में होता है, उस शिप को उठा के फेंक देता है, उस सामान को उठा के फेंक देता है। अब फेंक देता है और नहीं फेंकता तो क्या होता है, वो शिप डूब जाता है। जब ये वापस आया पोर्ट में तो इस पे मुकदमा चला, कर तुम सामान फेंक दिया हमारा, तो करे साहब फेंक दिया। वो इसलिए फेंक दिया क्योंकि नहीं फेंकता तो फिर हम कुछ आता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत आया है हम भी ना आते, सामान भी ना आता, शिप भी ना आता, इसलिए साहब फेंक दिया, बिकॉज ड्यू टू दी नेसेसिटी। बोर हो रहा तो कुछ जो उसको लगे कि अब जाना चाहिए चला जाया करो मेरी क्लास से। अरे नहीं तो मैं 5-10 मिनट रुको, मैं थोड़ा लेट आया था ना, है तो 10 मिनट रुको, मैं लेट आया था ना, मैं लेट आया था ना, 5-10 मिनट रुको। देखो एक बात को समझो, मेरे हिसाब से चला करो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, एक बात। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा तो मैं केवल तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, नुकसान है। थोड़ी देर बैठ लो, आप जा सकते हो, कोई सी दिक्कत नहीं है, बाद में साथी है उनसे पूछ लेना। तो रेनिगर वर्सेस फगोसा का केस है, ये किस पे आधारित है, सेक्शन 81 नेसेसिटी रूल पे। इस पे एक मैक्सिम है, उसको नोट करो, क्विड QUID, इसको याद करके जाना, QUID क्विड नेसेसिटास, क्विड नेसेसिटास, क्विड QUID क्विड नेसेसिटास, LECESSITAS, क्विड नेसेसिटास, नॉन हैबिट, HABT हैबिट लीगम, क्विड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ये मैक्सिम सेक्शन 81 पर आधारित है। ठीक है, रेनिगर वर्सेस फगोसा का केस है। इस पे सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो केस है, आर वर्सेस डडल एंड स्टीफन का केस है। कौन सा केस है, आर वर्सेस डडल एंड स्टीफन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, देखो सेक्शन 81 का ही नेसेसिटी का, आर वर्सेस डडल एंड स्टीफन। ध्यान से देखो, इस केस में क्या हुआ, आर ये किससे संबंधित है, धारा 81 से, नेसेसिटी रूल से। और इसमें जज कौन थे, जज थे बहुत बहुत तगड़े जज थे, लॉर्ड कॉलरिज। इन्होंने एक बात कही, जो इन्होंने बात कही वही एग्जाम में आती है। दो बातें मेरी तरफ ध्यान से देखना, 3 क्वेश्चन इस केस से बन सकते हैं। कौन कौन से, आर वर्सेस डडल एंड स्टीफन केस किससे संबंधित है, ये संबंधित है धारा 81 से, एक बात। दूसरा इससे क्या पूछेगा आपसे, दूसरा ये पूछेगा, मेरी बात सुनो, दूसरा ये पूछेगा, अपने को बचाना, प्रिजर्वेंस ऑफ योर लाइफ इज योर ड्यूटी। मेरी बात सुनो, तुरंत कलम चलाने लगते हो। प्रिजर्वेंस ऑफ योर लाइफ इज योर ड्यूटी, अपने लाइफ को बचाना आपका कर्तव्य है। लेकिन टू प्रिजर्व अदर्स लाइफ, सेक्रीफाइस योर लाइफ इज द सुप्रीम ड्यूटी। मतलब समझे, कई नेसेसिटी रूल का ये मतलब है कि अपने को बचाने के चक्कर में इनको तुम मार नहीं दोगे। 2 आदमी जंगल में हो, खाना नहीं है तो अब इनको मार के नहीं खा लोगे और बताओगे कि नेसेसिटी रूल है। नेसेसिटी रूल क्या है कि साहब ना खाता तो मर जाता। तो कोर्ट में इस तरह के केसेस आने लगे, साहब बताओ, अल्ली समुद्र में है, एक पटरा है, उसमें 3 आदमी है, अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, कहे भाई तुम उतर जाओ, उतार दिया उसको बीच समुद्र में, फिर उतर क्या चला गया वो, नहीं समझे। तो जब इस तरह के केसेस आए तो क्या हुआ, नियम क्या है, अब 2 बातें, ये जब क्वेश्चन आता है कि टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली योर ड्यूटी बट टू प्रिजर्व अनदर्स लाइफ सैक्रिफाइस योर ड्यूटी इज द सुप्रीम ड्यूटी। ये किसने कहा, अपने जीवन की रक्षा कर्तव्य है, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए अपना बलिदान करना पुनीत कर्तव्य है, सुप्रीम कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये किसने कहा, तो किसने कहा, लॉर्ड कॉलरिज ने। एक प्रश्न। दूसरी बात, किस केस में कहा, वो केस आपका आर डडल वर्सेस स्टीफन था। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई। अच्छा, जैसे एक केस और इसी का इंडिया का धनिया दाजी केस। धनिया दाजी केस में क्या होता है, वर्सेस एम्परर 1868 का केस है। धनिया दाजी उस समय का नाम है, इसे होते धनिया, भिंडी, लौकी, कद्दू। कुछ ये लोग पढ़े लिखे तो हमारे पूर्वज थे नहीं, तो जिसको जो मर्जी वही नाम दे दिया। गोरा है
तो कुछ भी दे दिया, काला है तो कलवा हो गया वो, कोई मतलब कोई सिविक सेंस नहीं है, हैं? ले हाँ, दिनों के भी नाम है, संडे को हो गया तो इतवारी है ये, मंडे को हुआ तो सोमवारी है, अब कुछ भी मतलब कुछ भी माने कुछ भी। तो इस तरह के नाम ही हुआ कर धनिया दाजी वर्सेस इम्परर। इस केस में क्या हुआ सुनो, इस केस में इसके जो खेत से कुछ फसल होती है उसको चोरी हो जाती है, कोई आता है उसको चोरी कर लेता है, तो कहती रुको मैं सबक सिखाती हूँ, तो उसी में जो उसमें जहर मिला देती है, अब चोरी करो तुम, जहर मिला देती है, उसमें पॉइजन मिला देती है, ठीक है, उसमें कुछ टॉक्सिक पॉइजन मिक्स कर देती है। अब चोरी करोगे तो लेट जाओगे, गाँव छोटा होता है, पता लग जाए कौन लेटा है, पता नहीं लग जाएगा, समझ में आ जाए भाई साहब यूरो, तो पता लग जाएगा। अब इसमें क्या किया, धनिया दाजी के केस में नेसेसिटी केस था, तो इसमें सिर्फ इतना आता है, धनिया दाजी केस किससे रिलेटेड है, नेसेसिटी केस, एक भी केस छूटेगा नहीं, सेक्शन तुम्हें रखना है, बाकी मैंने बता रखा है, ये भी आपका जो है आपका केस धनिया दाजी वर्सेस एम्परर 1868 का केस। अब आओ सेक्शन 82 पे, 82 धारा 82, धारा 82, धारा 83। देखो धारा 82 जो है वो है आपकी डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स माने, अब देखो क्या है, किस पे है ये, डॉली इन कैपेक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो व्यक्ति जो अपराध करने में अक्षम है, 5 बार दे दो मुझे, यानी वो व्यक्ति जो अपराध करने में अक्षम है, जो अपराध नहीं कर सकता। तो किस कौन सी धारा है, धारा 82। एज क्या है, 7 ईयर। अच्छा दूसरी बात आओ, 83 आओ, 83 क्या है, ये भी देखो एक बात और समझो, 83 बात करता है 7 से 12 और 12 साल तक के, एक बात को समझना, लेकिन ये डॉली कैपेक्स भी है, देखना ध्यान से, और डॉली इन कैपेक्स भी है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मेरी बात को सुनो, डॉली कैपेक्स भी है और डॉली इन कैपेक्स भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब 7 साल तक का है, इसमें 12 साल तक का बालक है, वो कोई अपराध करता है, तब भी वो बड़ी एग्जम्प्टेड है, लेकिन तब तक उसकी क्या देखी जाएगी, उसकी समझ देखी जाएगी। अगर उसमें समझ है तो डॉली कैपेक्स हो गया, अगर समझ नहीं, समझ किस बात की, कि व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने समझ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, 2 बातें, इसका भी पैरामीटर है, तुम क्या कर रहे हो इसकी समझ, और तुम्हारे कार्य का परिणाम क्या होगा इसकी समझ। ये पेन है, इसको मैं पटकूंगा तो टूटेगा, मैं पटक रहा हूं इससे नुकसान है, इस बात की समझ। तो 83 में क्या है, 83 में दोनों बातें हैं, डॉली कैपेक्स और डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि एक बालक है, कह रहा बाबा मैं तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, बाबा लड़का है, उद्यम किस्म के लड़के होते हैं कि मैं बाबा तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, बाबा बोले बालक है कहां फोड़ेगा, बोले फोड़ दूंगा, बोले नहीं मत फोड़ो, और फोड़ दिया। वो अपने कार्य का परिणाम भी समझ रहा था और प्रकृति भी समझ रहा था, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा समझ रहा होगा। अब ये डॉली कैपेक्स इन कैपेक्स नहीं है, तो डॉली कैपेक्स है। बच्चा वहां बदमाश, उसको मारो, पीटो, उसको सुधारो, वरना पूरी दुनिया को आके फोड़ना घूमेगा आगे चल के, इसको अभी कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं समझ आई। अच्छा 82 आ गया, 83 आ गया, 84 पे आओ, धारा 84। तुम लोगों की ना ऊर्जा कम पड़ रही है, मैं कह रहा हूं लास्ट के 5-7 मिनट है, कलेक्ट करो एनर्जी, 2 फिर चले जाओ, है वो दिखने लगता है ना। 84 तुम बताओ सब लोग, भैया बताओ, तुम लोग कुछ पूछ रहे, देखो अब देखो धारा 84, धारा 84 जो है, मेरी बात ध्यान से सुनो, धारा 84 एक मैक्सिम पर आधारित है, अक्सर वो मैक्सिम पूछी जाती है, उस मैक्सिम का नाम है नॉन कॉम्पस मेंटिस, नॉन कॉम्पस मेंटिस। एक बात समझो, कई बार एक धारा नहीं पूछी जाती, बोलता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है विकृत मानसिकता का व्यक्ति। डीजीएस का पेपर देखोगे पिछला वाला तो इसमें मिलेगा,
ठीक है। नॉन कॉम्पस मेंटिस, नॉन कॉम्पस मेंटिस माने विकृत मानसिकता का व्यक्ति। कौन सी मानसिकता का व्यक्ति? विकृत मानसिकता का व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन सा? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड माने नॉन कॉम्पस मेंटिस। धारा 84 इसी पर आधारित है। अच्छा, धारा 84 ही जो है मैकनॉटन वाद पर भी आधारित है। देखो हुआ क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो मैंने बहुत डिटेल से, इसमें गाइडलाइन आई थी, 4 गाइडलाइन 5 गाइडलाइन आई थी, कब माना जाएगा कोई व्यक्ति विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। अच्छा, एक और मैक्सिम है, फुरियस नल्ला वोलंटास। इसका भी मतलब देखो, एक बात को समझो, फुरियस नल्ला वोलंटास, इसका मतलब क्या होता है? फुरियस नल्ला वोलंटास का, ये सारी देखो, जहां जहां पे फुरियस शब्द आ जाए, ध्यान से देखना, एक और तरीका बता रहा हूं तुम्हें। फुरियस शब्द से बहुत, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम सुना है? तो जो इसका नाम सुनते हो, इसका मीनिंग क्यों नहीं समझते हो? है? चलो ठीक है, वापस आओ। जहां जहां फुरियस शब्द आ जाए तो समझना, हर हमेशा नहीं लेकिन जनरली ज्यादातर याद ना रहे तब, जहां जहां फुरियस शब्द आ जाए समझना ये धारा 84 का मैक्सिम है। ये पागल आगल किसी की बात कर रहा है, इसे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें एक मैक्सिम बताई, फुरियस नल्ला वोलंटास, मतलब कि जो एक व्यक्ति बिना इंटेंशन के उसको पनिश नहीं किया जा सकता है, और जब आदमी जो होता है वो मैड होता है, मैड मैन विदाउट इंटेंशन होता है ना। मैड मैन तो पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। एक बात, पागल माने क्या होता है? मान लो हमारा आपसे झगड़ा हो, किसी से झगड़ा हो गया है ना, मान लीजिए उसको मारा भी, झगड़ा नहीं हुआ, मैं कोई किसी के पास गया कुछ बात करने, बोला साहब भैया ये बताओ, अब वो इतनी सी बात में उसको मारने लगा, मारा तो मारा, उसको थूक भी दिया, बोला मारा तो मारा, वो ठीक था, थूका क्यों? यानी पागल है ये, कोई रीजन है इसका? नहीं है। तो वो आदमी इस तरीके से याद रखना, फुरियस है तो पागल है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। चलो अब तुम यार, इसमें सेक्शन 4084 से क्वेश्चन आता है। अब चलो तुम लोग थक गए हो, तो मुझे लगता है कि अभी सभा को मैं बर्खास्त कर दूं। कल मुझे बताना नेक्स्ट क्लास कब है? 84 तक आया हूं मैं, इसके बाद अब आगे मुझे स्टार्ट करना है? क्या? तो तुम लोग क्या करना, इसको तैयार कर लेना। कुछ समझ में आया? 84 तक तैयार हुआ, अभी 84 तक नहीं, अभी 84 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें तुम्हें केसेस बताने हैं सारे के सारे। 84, 85, 86 से तुम्हें पता है या 2 क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पीटी में आते हैं, सबसे ज्यादा। पीटी का प्री चैप्टर है ये, प्री ओरिएंटेड जो है उसका प्री चैप्टर है। तुम लोग बताओ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बताओ, कुछ डाउट है ये बताओ, वो सब ना बताओ अभी तक। तो अगली क्लास से हम जो है सेक्शन 84 से क्या करेंगे, धारा 84 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद चलते चले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आप लोग के धैर्य की बहुत हो गई परीक्षा, आप लोग चलो, और 2 घंटे तुम लोग चिपक के बैठे रहे, इसके लिए थैंक यू। ऐसा तो नहीं मैं 1 ही घंटा पढ़ाया हूं अभी।